नमस्कार। कार्यक्रम उजाले की ओर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और मैं आपके साथ मनीषा चौहान। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि हम अपने कार्यक्रम उजाले की ओर में फ्लैगशिप योजनाओं पर चर्चा करते हैं। आज भी हम ऐसी ही एक फ्लैगशिप योजना पर बात करेंगे जो जुड़ी है अपने युवा वर्ग से। युवा वर्ग के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है बेरोजगारी और कैसे उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं, इससे जुड़ी आज हम जानकारी लेके आए हैं। आज हम बातचीत करेंगे ग्रामोद्योग और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पर, और इस पर सारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ पधारे हैं डॉक्टर राहुल मिश्र जी। आप राज्य निदेशक हैं खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार से आप पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत है राहुल जी आपका। जी नमस्कार। तो सबसे पहले तो हम युवा वर्ग की बात करें और ग्रामोद्योग की बात जहाँ आ रही है, तो KVIC जो अपना खादी और ग्रामोद्योग आयोग है वो इसमें किस तरह से कार्य कर रहा है? खादी और ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार का ऐसा डिपार्टमेंट है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों और युवाओं के लिए और हमारी जो जितनी भी योजनाएं हैं जो गांव से जुड़ी हुई हैं उनके लिए लगातार कार्य करती रहती है। तो ग्रामोद्योग के लिए हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं। खादी अपने आप में ग्रामोद्योग से ही जुड़ा हुआ है और ये जितने भी हमारे कतिन बुनकर सब कार्य करते हैं उन सब का आप देखेंगे तो ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों से हैं और अपने दिन की जो और भी व्यवसाय होते हैं उनके साथ साथ भी काम करते हैं। ग्रामोद्योग के क्षेत्र में हमारी जो ग्रामोद्योग विकास योजना है, बेसिक अगर हम देखें तो खादी ग्रामोद्योग की दो तरह की योजनाएं चलती हैं, एक खादी विकास योजना और एक ग्रामोद्योग विकास योजना। तो ग्रामोद्योग विकास योजना में हमारे जो कारीगर हैं विभिन्न क्षेत्रों के, चाहे वो लकड़ी से जुड़े हुए हों, चाहे खेती में मधुमक्खी पालन इनसे जुड़े हुए हैं, लोहारी सुथारी चर्म उद्योग से जुड़े हुए हैं, हमारे मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार भाई हैं, तो कुम्हार सशक्तिकरण प्रोग्राम है हमारा। इस तरीके से हमारे विभिन्न जो ग्रामोद्योग से संबंधित उद्योग हैं उसमें खादी ग्रामोद्योग लगातार काम करता रहता है। हम जो भी इच्छुक लाभार्थी होते हैं उनका चयन करते हैं, उनको निःशुल्क प्रशिक्षण देते हैं और उससे संबंधित उनको निःशुल्क जो उपकरण होते हैं वो भी देते हैं। वो मशीनरीज हैं, टूल किट्स हैं। जैसे कि मैं इसको थोड़ा विस्तार में बताना चाहूँगा तो हमारे जो कुम्हार भाई हैं उनके लिए हम विद्युत चालित चाक, तो हजारों की संख्या में हम राजस्थान में इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है और लाभार्थी उनका लाभ उठा रहे हैं। साथ ही चर्म उद्योग में लेदर मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े जितने भी हमारे चर्म शिल्प हैं उनको मशीन और उपकरण प्रदान करते हैं और ये लगभग निःशुल्क होता है बिलो पॉवर्टी लाइन के जो हमारे लाभार्थी होते हैं। और साथ में जो और हमारे सामान्य वर्ग के लाभार्थी हैं उनको हम 10% का उनसे मार्जिन लेकर के बाकी जितनी भी लागत होती है वो खादी ग्रामोद्योग की तरफ से मिलती है। मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में भी अच्छा काम कर रहे हैं। हम हर लाभार्थी को 10 मधुमक्खी पालन के लिए 10 मधुमक्खी के छत्ते देते हैं जिससे कि उस काम को शुरू कर सकें। जी। तो मतलब अपने निम्न स्तर से भी कहीं अपन ग्रामीण में जो भी परिवेश में परंपरागत काम हो रहे थे उनको भी मतलब बढ़ावा देने को काम किया जा रहा है। जैसे चाक की भी आपने बात की कि अब बिजली से चलने वाले चाक भी अपने जो कारीगर भाई बहन हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उन सबको भी ये उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो मतलब उनका काम है वो एक कम समय में ज़्यादा वो उत्पाद बना सकेंगे। इसके साथ ही जैसे कि हमारी योजना की बात हम कर रहे थे कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, इस पर भी हम थोड़ी सी जानकारी पहले चाहेंगे। मोटे मोटे रूप से क्या उद्देश्य लेकर ये योजना शुरू की गई थी, कब से ये योजना चलाई जा रही है? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अगर कहा जाए तो सफलतम योजनाओं में भारत सरकार की रहा है जी। और इसमें अभी पूरे भारत देश में कम से कम अभी लगभग देखा जाए तो 15 लाख के लगभग इकाइयाँ लग चुकी हैं। तो 15 लाख लाभार्थी इससे लाभान्वित हुए। राजस्थान में भी अगर हम देखा जाए तो कम से कम 20,000 से ऊपर की इकाइयाँ राजस्थान में लग चुकी हैं और लगातार आवेदन आ रहे हैं, लगातार नए लाभार्थी और नई युवा पीढ़ी जो है उससे जुड़ रही है। मुख्य उद्देश्य जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का है वो ये है कि जो हमारा युवा है वो रोजगार से जुड़े, स्वरोजगार से जुड़े, स्वावलंबी बने और पलायन रुके। तो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो है कि हम अपना स्वदेशी उत्पाद और वोकल फॉर लोकल हो, इन सब
इन सब जो हमारे बिंदु हैं, इन सब को ध्यान में रखते हुए इस योजना का प्रसारण किया जा रहा है। जहाँ तक प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का रूप है, ये योजना जो है भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ MSME के द्वारा खादी ग्राम उद्योग आयोग, भारत सरकार इसका नोडल एजेंसी होता है, और साथ में सहयोगी जो हमारी डिपार्टमेंट्स हैं वो DIC हैं और क्वायर बोर्ड है, और खादी ग्राम उद्योग बोर्ड हर राज्य का जो होता है वो होता है। बिल्कुल, तो बहुत ही सुंदर उद्देश्य हमने यहाँ इस योजना के देखे हैं, जैसे युवा वर्ग को स्वावलंबी बनाना, और साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा था कि देखिए किसानी कर रहे थे, खेती किसानी हमारे गाँव में हो ही रही थी, लेकिन युवा वर्ग जो खेती किसानी नहीं करना चाह रहे थे, वो अगर कुछ काम करना चाह रहे थे तो पलायन कर रहे थे शहरों की तरफ। तो वो पलायन भी कहीं ना कहीं रुके और उन्हें अपने हाथ का काम मिले, और कैसे वो रोजगार अपना खुद का कर सके, ये उद्देश्य बहुत ही सुंदर है वाकई में। अब जब बात आ रही है इस योजना की, तो कौन इसका लाभ ले सकता है? तो क्या पात्रता इसमें रखी गई है, कोई आयु सीमा है या कोई योग्यता इसमें निर्धारित की गई है? ये योजना जो है, इसका प्रारूप ऐसा बनाया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थी इसका फायदा उठा सके और लाभ ले सके। जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है, इसके नाम से ही आपको पता चलता है कि ये रोजगार सृजन कार्यक्रम है। तो मुख्य उद्देश्य ये है कि आप स्वरोजगार ही ना पाएं, अपने आसपास के और लोगों को भी रोजगार दे सकें। मुख्य उद्देश्य ये है। तो लाभार्थी जो है, ये उम्र की जहाँ तक सीमा रखी गई है वो है कि 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए, और कोई भी इसका लाभार्थी बन सकता है, वो महिला हो, पुरुष हो, शहरी क्षेत्र का हो, ग्रामीण क्षेत्र का हो। तो ऐसा कोई नियत और निश्चित रूप नहीं है कि आप सिर्फ यही लोग लाभार्थी हो सकते हैं। कोई भी महिला, पुरुष, ग्रामीण, शहरी, यहाँ तक कि वो ट्रांसजेंडर है या वो किस समुदाय से आता है, कोई भी लिमिटेशन नहीं है। कोई भी भारत का नागरिक जो 18 वर्ष से ऊपर का है वो इस योजना का लाभ ले सकता है। जी, तो कहने का मतलब है, ये भी एक बहुत ही सुंदर हमें जानकारी मिली कि पात्रता की जब बात आती है, किसी भी हम योजना की बात करते हैं तो कोई ना कोई विशेष वर्ग या कुछ पात्र होते हैं, लेकिन आपने जैसा बताया कि अपना भारत का कोई भी देशवासी है, चाहे वो महिला है, पुरुष है, यहाँ तक कि ट्रांसजेंडर की भी आपने बात की कि वो भी है, अगर वो अपना रोजगार करना चाहता है तो वो इस योजना का लाभ ले सकता है। अब अगर यहाँ हम सुनते हैं कि इसमें लोन की सुविधा रहती है, तो लोन की सीमा कहाँ तक निर्धारित की गई है, कितने तक का लोन यहाँ मिल सकता है? इस योजना को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है कि ये सेवा क्षेत्र का, और दूसरा है हमारे उत्पादन क्षेत्र का। तो सेवा क्षेत्र में ऐसे व्यवसाय हैं, ऐसे उद्योग हैं जो कि सेवा से जुड़े हुए हैं। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि हर हाथ में मोबाइल है, तो मोबाइल है तो मोबाइल को रिपेयर करने के लिए भी चाहिए, AC है, फ्रीज है, ये सारी चीज़ें सेवा क्षेत्र में है। एक बार्बर शॉप है, वो सेवा कर रहा है, एक कार की वॉशिंग का कर रहा है, ये सब सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो सेवा क्षेत्र के उद्योग हैं, और उसके बाद उत्पादन क्षेत्र का क्षेत्र है कि जो उत्पादन क्षेत्र में वो कुछ ना कुछ उत्पादन कर रहा है, कोई ना कोई प्रोडक्ट वो बना रहा है। तो उत्पादन क्षेत्र में हो गया कि आप कोई छोटी सी यूनिट डालना चाहते हैं। राजस्थान इस मामले में हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि राजस्थान रॉ मटेरियल में तरह तरह के रॉ मटेरियल यहाँ पर उपलब्ध है। जो कच्चा माल है वो मुख्य रूप से अगर आप देखें तो हमारे किसानों से उत्पादित बहुत सारे ऐसे कच्चे माल हैं। सरसों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है राजस्थान अपनी क्वालिटी और गुणवत्ता और उत्पादन के लिए। ऐसे ही मसालों के क्षेत्र में, पत्थरों के क्षेत्र में, तो इनसे संबंधित कोई कुछ उत्पादन करना चाहता है तो वो सब जो है उत्पादन क्षेत्र में आते हैं। अब इसमें जो सब्सिडी होती है वो उसका प्रारूप जो है थोड़ा सा बदल जाता है कि सब्सिडी किस अमाउंट पे दी जाएगी। जहाँ तक आपने लागत की बात की तो सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपए तक का लोन वो ले सकता है, 20 लाख, और उत्पादन क्षेत्र में 50 लाख तक का। अच्छा, ये लिमिट ऐसी है कि इस 20 लाख पे और 50 लाख पे आपको मार्जिन मनी, जिसको आम बोलचाल की भाषा में सब्सिडी बोलते हैं, वो मिलती है। तो वो जो है हमारी 15% से लेकर के और 35% के बीच में सब्सिडी मिलती है। लोन जो है 50 लाख से ऊपर भी ले सकता है लाभार्थी, लेकिन उसको सब्सिडी जो होगी वो उत्पादन क्षेत्र में 50 लाख पे मिलेगी और सेवा क्षेत्र में 20 लाख तक के लिए मिलेगी।
अच्छा, तो यहाँ अगर हमारे भाई कोई शहर में रहने वाला है या गांव में रहने वाला है तो उस पे सब्सिडी का कोई फ़र्क रहेगा? हाँ, फर्क होता है। जी। शहरी क्षेत्र में जो है वो 25% तक की सब्सिडी है और ग्रामीण क्षेत्र में 35% तक की है, क्योंकि योजना का उद्देश्य ये है कि हमारे ग्रामीण युवाओं का विकास ज़्यादा किया जाए, उनका पलायन रोका जाए, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र को थोड़ी प्राथमिकता दी गई है। उसके साथ ही साथ महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है, हमारे SC ST के जो भाई हैं उनको प्राथमिकता दी गई है। तो सबसे ज़्यादा जो सब्सिडी मिलती है वो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं, SC ST OBC और हमारे जो आकांक्षी जिले हैं जो राजस्थान के, उन आकांक्षी जिले के जो लाभार्थी हैं उनको सबसे ज़्यादा 35% की छूट मिलती है। आकांक्षी जिले के बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे विस्तार में, किन्हें हम कहेंगे आकांक्षी जिला? हमारे राजस्थान में 5 आकांक्षी जिले हैं। तो वो जिले जो हैं जिनके ऊपर सरकार ज़्यादा ध्यान दे रही है, जैसे जैसलमेर हो गया, करौली हो गया, बारा हो गया, ये सब आकांक्षी जिले में आते हैं। तो यहाँ के जो लाभार्थी हैं, हम अपने ग्राम उद्योग विकास योजना में भी ये हमारा प्रयास रहता है कि यहाँ के जो हमारे कारीगर हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया जाए, उनको लाभ ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए। और हमारा जो अवेयरनेस के प्रोग्राम होते हैं और प्रशिक्षण के कार्यक्रम भी होते हैं, हमारा प्रयास रहता है कि इन जिलों को प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि वहाँ विकास की ज़्यादा आवश्यकता है। जी, हम देखते हैं कि अपना जो PM-EGP कार्यक्रम है उसके अंतर्गत बहुत सारे काम हैं जिन पे लोन वगैरह दिया जा रहा है, सेवा क्षेत्र अलग है और अपना उत्पादन का क्षेत्र अलग रहता है, लेकिन इसके अलावा कुछ काम ऐसे भी हैं जो निषिद्ध हैं जिन पे मतलब लोन नहीं दिया जा रहा है। कौन से ऐसे काम हैं इसमें? खादी ग्राम उद्योग आयोग हमारे पूजनीय बापू जी की विचारधारा पे चलता है जी। तो आम जनमानस की समझ के लिए ऐसा तो कोई भी क्षेत्र नहीं जिसमें आपको PM-EGP का लाभ नहीं मिल सकता है जी। कोई भी सेवा या उद्योग क्षेत्र हो आप उसका चयन कर सकते हैं, लेकिन कुछ निषिद्ध क्षेत्र हैं। वो निषिद्ध क्षेत्र उन्हीं से संबंधित हैं जो हमारे पूजनीय बापू जी के, गांधी जी के विचारों के विरुद्ध अलग है। जी। तो गांधी जी ने नशा के विरोध में काम किया, हिंसा के विरोध में काम किया और हमारा पर्यावरण कैसा संरक्षित रहे इसके लिए उद्देश्य थे। तो ऐसा कोई भी उद्योग या उद्यम जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, हिंसा से संबंधित है और नशे या मादक पदार्थों से संबंधित है, उन सबको छोड़ करके कोई भी उद्योग और कोई भी सेवा क्षेत्र चुना जा सकता है। तो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू कुछ हिंसा से संबंधित है, मांस से संबंधित है, मदिरा से संबंधित है। और पर्यावरण का जैसे ले लें तो मान लीजिए पॉलीथीन है, पॉलीथीन में ये बोला जाता है कि पॉलीथीन नुकसान पहुंचाती है और उसमें हमारे गाइडलाइन भी है भारत सरकार की तरफ से कि 0.75 मतलब 0.75 जो माइक्रोन है, इससे कम की पॉलीथीन जो होती है वो रिसाइकिल नहीं हो पाती, तो उसका उत्पादन जो है वो निषिद्ध किया जाना चाहिए। तो ये क्षेत्र हैं जो निषिद्ध क्षेत्र में है, बाकी आप कोई भी उद्यम का चयन कर सकते हैं जी। और यहाँ हमारी एक मार्जिन मनी के बारे में भी अब थोड़ा सा डिटेल से जानना चाहेंगे, कौन सी मनी इसके अंदर आती है मार्जिन मनी के अंदर? मार्जिन मनी एक सब्सिडी का ही रूप है। तो मार्जिन मनी का मुख्य उद्देश्य ये था कि जैसे सब्सिडी पहले दी जाती थी तो वो शुरू में ही दी जाती थी। अभी मार्जिन मनी ऐसे दी जाती है कि वो जो खादी ग्राम उद्योग आयोग है ये बैंक को जो 35% मान लीजिए है उस लाभार्थी को मिलना है, तो वो 35% वो बैंक को ट्रांसफ़र करता है। अच्छा। और बैंक उस पैसे को अपने पास रखती है, तो बैंक को भी एक सिक्योरिटी मिल जाती है कि 35% जो लोन वो दे रही है उसका 35% उसके पास है। फिर 3 साल के 2.5 से 3 साल के अंदर जो है, जब अवधि पूरी हो जाती है उसकी, तो 2.5-3 साल के अंदर उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, जो जियो टैगिंग, वो ऑनलाइन प्रोसेस ही है। अभी वर्तमान में हमारे साथ इस कार्य को हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो डाक विभाग के साथी हमारे कर रहे हैं, तो 2.5 से 3 साल होने के बाद उसकी यूनिट पे जाते हैं और यूनिट कार्यरत है तो वो उस पर उसको जियो टैग कर देते हैं और मार्जिन मनी उनके अकाउंट में एडजस्ट हो जाती है जो हमारे लाभार्थी रहते हैं। तो मुख्य रूप से अगर फ़ायदा देखें तो अगर 35% का है तो 35% सरकार की तरफ से आ रहा है और
लाभार्थी जो होता है उसको अपना भाग भी देना पड़ता है, जो 5 से 10% होता है। तो जिनको ज़्यादा सब्सिडी मिलती है 35%, तो उन लाभार्थियों को 10% अपना अंशदान देना पड़ता है, और जिनको उनको 5% देना पड़ता है, और जिनको कम सब्सिडी मिलती है उनको 10% देना पड़ता है। अच्छा। तो 5 से 10% उनका अंशदान हो गया, 35% गवर्नमेंट की तरफ से हो गया, और बाकी जो होता है वो बैंक की तरफ से लोन हो जाता है। तो जो किस्त बनती है और ब्याज बनता है, जो बैंक अपनी तरफ से लोन देता है उसी पर ही ली जाती है। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। इसके साथ जब बात करते हैं, कोई भी व्यक्ति अपना कुछ काम शुरू करने वाला है और बैंक से लोन अब वो लेने वाला है, तो उसके लिए शायद कुछ रिपोर्ट तैयार वो करता होगा कि मेरा इस तरह का व्यवसाय है, ये जानकारी। तो वो जो रिपोर्ट है इसको DPR जैसे बोलते हैं। तो इसमें किस किस तरह की जानकारी उसमें देनी होती है? बहुत ही साधारण सा फॉर्म है जी। और मैंने आपसे बताया कि ये प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है, इसके सफलतम होने का कारण यही है इसकी सरलता। सरलता और आम जनमानस की पहुंच, ये दो मुख्य कारण है जिसकी वजह से ये योजना सफल रही है। तो आपने DPR की बात की, तो ज़्यादातर सामान्यतः व्यक्ति ये सोचता है कि बहुत लंबे कागज प्रक्रिया होगी, ढेर सारे फॉर्म होंगे, वो भरने पड़ेंगे, फिर वो सरकारी दफ्तर में जाएगा और फिर उसके बाद चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो तब फिर हमको जाकर के ये लाभ मिलेगा। लेकिन इस प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको एक पेज का फॉर्म होता है जिसमें आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन होती है। आपका नाम क्या है, आपका पैन कार्ड क्या है अगर है तो, और आपका आधार कार्ड क्या है, आपकी एक फोटोग्राफ हो जाएगी, आपका अकाउंट नंबर और डिटेल हो जाएगा। उसको लेकर के ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। हमारी जो वेबसाइट है KVIC online.gov.in, उसमें PMEGP का पोर्टल है। उस पोर्टल पे जाकर के कोई भी लाभार्थी हमारा वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है, और एक पेज का फॉर्म होता है, उस पेज के फॉर्म को भरना है, और छोटा सा DPR होता है कि वो जो पैसे ले रहा है उसका खर्चा कहाँ पे करेगा और कैसे करेगा। इसके लिए भी जो हमारा पोर्टल है, उस पोर्टल पे आप जाकर के हजारों की संख्या में बने बनाए DPR वहाँ पर उपलब्ध है। अच्छा। तो आप वहाँ से लेकर के आप कोई भी लाभार्थी वो वहाँ से डाउनलोड कर सकता है। बहुत अच्छी PMEG पोर्टल पे ही डाउनलोड का ऑप्शन होगा, उस डाउनलोड को क्लिक करेंगे तो आपको विभिन्न क्षेत्रों के उद्योगों से जुड़े हुए DPR बने बनाए रखे हुए हैं, वो आप डाउनलोड करके और बेसिक इंफॉर्मेशन भर के जमा कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छी जानकारी। बिल्कुल, हमारे जब नए भाई बहन अपना कुछ काम शुरू करना चाहते हैं तो एक डर रहता है कि हम कैसे करेंगे, और फिर कागजी काम कुछ होते तो और ज़्यादा मतलब अच्छा पढ़ा लिखा इंसान भी डर जाता है। तो इसके अंदर ये कि जो आपने बताया DPR बने बनाए भी उपलब्ध है, सिर्फ डाउनलोड करना है, अपने से संबंधित जो हमें लगे वो हम डाउनलोड कर सकते हैं और उसको काम में ले सकते हैं। अब बात आती है कि हम कोई परंपरागत काम कर रहे हैं तो चलो जानकारी है, हमारे बाप दादाओं ने जो काम किया है वो हम कर सकते हैं, सीखे हुए हैं। लेकिन जब हम बात करें कि हमारा कोई युवा वर्ग का बच्चा है, व्यक्ति है, वो अपना कुछ नया काम शुरू करना चाह रहा है जो आज से पहले शायद उसके घर में भी किसी ने नहीं किया हो, तो नए काम को शुरू करने से पहले सीखना ज़रूरी होता है। तो ऐसे में प्रशिक्षण की कोई सुविधा भी यहाँ दी जा रही है? जैसे अभी मैंने बताया आपको कि हमारा ग्रामोद्योग विकास योजना है, उसमें हम लाभार्थियों का चयन करते हैं। वो छोटे स्तर पे होता है, जिसपे कि अगर उनके घर में कोई उससे संबंधित कार्य कर रहा है तो उसका अपग्रेडेशन हो जाए, या नया लाभार्थी कोई जुड़ना चाहता है तो वो जुड़ सके। तो चाहे कुम्हारी का हो, चाहे मधुमक्खी पालन का हो, चाहे फूड प्रोसेसिंग का हो, हाथ कागज से संबंधित है, लेदर से संबंधित है, ऐसे बहुत सारे हमारी वेबसाइट पे KVIC online.gov.in पे ये आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और अगर कोई इच्छुक है तो हमारे कार्यालय में भी, यहाँ पे स्टेट ऑफिस का झल्लाडुगरी में हमारा राज्य कार्यालय है, और बीकानेर में हमारा डिविजनल ऑफिस है KVIC का, तो वहाँ पर भी वो अपना आवेदन कर सकता है या आकर के जानकारी ले सकता है। वेबसाइट पर भी है, तो वो वहाँ पर शुरुआत कर देते हैं लाभार्थी की, और हमारे अवेयरनेस कैंप भी चलते रहते हैं, जागरूकता अभियान चलते रहते हैं। तो वहाँ से लाभार्थियों को पता चल जाता है कि वो किस क्षेत्र में काम करना चाहता है। सबसे बड़ी बात होती है कि जो लाभार्थी है पहले वो ये समझे कि उसकी रुचि किस में, बिल्कुल, क्योंकि बिना रुचि के वो योजना में अगर प्रवेश भी कर जाता है और उसकी अपनी रुचि नहीं है तो इसके चांसेस बहुत कम रहते हैं कि सफलता मिले। इसलिए सफल उद्यम के लिए ये जरूरी है कि लाभार्थी को
उसमें रुचि हो। तो ये सारी जागरूकता चलती रहती है। प्रशिक्षण के कार्यक्रम के लिए हमारे प्रशिक्षण तो चलते ही रहते हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में ईडीपी, एंटरप्रेन्योरमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसका 10 दिन का ऑनलाइन प्रशिक्षण होता है। ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है, लेकिन ऑनलाइन की भी सुविधा है। अच्छा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें ना तो आपको ऑफिस आना है, सारी प्रोसेस ऑनलाइन होनी है। जो आपका जियो टैगिंग भी करेगा वो आपके जहाँ पे आपका कारखाना है या उद्यम है वहाँ पे जाकर के सरकारी अधिकारी खुद करता है। अच्छा, खुद अधिकारी जाएंगे आपके पास? अधिकारी जाता है वहाँ पे, वो जियो टैगिंग करता है, आपसे मिलता है, आपकी सारी चीजें देख करके एडजस्टमेंट करता है। ईडीपी ट्रेनिंग जो प्रशिक्षण की है, जिसमें किसी उद्यमी के लिए बेसिक क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, उसको उद्यम चलाने के लिए क्या क्या जरूरत है, उसकी ट्रेनिंग होती है। साथ ही साथ हमारे खुद राजस्थान में हमारा मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रेनिंग सेंटर है बाड़मेर में, जो कि विभिन्न क्षेत्रों में जो इस तरीके से हमारे ग्राम उद्योग से जुड़े उद्यमी हैं उनको प्रशिक्षण प्रदान करता है। यहाँ पर जयपुर में ही सांगानेर में हमारा कुमारप्पा हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट है, जो कि राष्ट्रीय स्तर का है, और वहाँ पे हाथ कागज से संबंधित, प्राकृतिक पेंट से संबंधित ऐसी बहुत सारी ट्रेनिंग्स हम देते रहते हैं। तो उसका ट्रेनिंग प्रशिक्षण ले करके और जिसमें रुचि है उस व्यवसाय को कोई भी उद्यमी शुरू कर सकता है। जी, अपने युवा भाई बहन जब अपना काम शुरू करने जा रहे हैं और इस योजना के अंतर्गत जब ऋण लेने जा रहे हैं, उससे पहले कौन कौन सी तैयारी उन्हें कर लेनी चाहिए ताकि आगे उनका व्यवसाय वो सफल हो सके? ऋण के लिए इसमें जो प्रोविजन होता है वो एक वर्किंग कैपिटल का होता है और दूसरा आपका जो टर्म लोन होता है, ये दो चीज़ें होती हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने फाइनेंसेस को हमारे लाभार्थी ये समझ लें कि उनका जो उद्यम लगा रहे हैं या जो सेवा क्षेत्र से जुड़ने जा रहे हैं उसमें उनको फंड की कहाँ कहाँ आवश्यकता होगी, उसके हिसाब से फंड का प्लान करें। मान लीजिए उनको है कि कोई कारखाना लगाना है तो उसके वर्क शेड के लिए है, तो वर्क शेड में कितनी लागत आ जाएगी, क्योंकि 35% सरकार की तरफ से है, 5% आपकी तरफ से है और 40% बैंक लोन के रूप में दे रहा है। तो उसका सदुपयोग हो और प्लानिंग प्रॉपरली कर ले। आसपास उचित होगा कि जो व्यवसाय वो शुरू करना चाह रहा है थोड़ा सा एक सर्वेक्षण कर ले कि उनके समाज में या उनके आसपास जो भी व्यवसाय हैं उनके साथ ये व्यवसाय चल पाएगा कि नहीं। सबसे बड़ी समस्या ये आती है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अपने लाभार्थियों के लिए बताऊं। कई बार क्या होता है, कोई चीज़ प्रचलन में है तो जो प्रचलन में होती है तो हमारा युवा वर्ग क्या होता है उसी के पीछे आकर्षित भी होता है। जैसे ये हमने बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे राजस्थान में कि टेंट हाउस एक नया बिजनेस चला गाँव में, हर जगह फंक्शन, तो पता चला कि एक गांव में 5-5 टेंट हाउस हैं। तो उस स्थिति में फिर पता चलता है कि आपका व्यवसाय जो है उतनी तरीके से फल फूल नहीं पाता। तो थोड़ा सा ऐसा देखा जाए कि ऐसा व्यवसाय हो जिसकी की डिमांड भी ज़्यादा हो। काम लगाने के बाद उसका व्यवसाय को आगे बढ़ना भी जरूरी है। बिल्कुल। क्योंकि मैं आपको इसमें एक और चीज़ अपडेट करूंगा, ये टॉपअप की फैसिलिटी है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में। आप जो भी काम करते हैं 3 साल एडजस्टमेंट के बाद आपको फिर वो 1 करोड़ तक का लोन मिल सकता है। अच्छा। तो लाभार्थी उसका पुनः फायदा उठा सकते हैं। इसलिए जो फंड के लिए आपने बात कही, व्यवसाय आगे बढ़ाना भी है, उसका फैलाव होना है, तो उसका भी उद्देश्य भी होना चाहिए, उसका प्रोविजन भी आपके व्यवसाय में होना चाहिए। तो ये भी मैं जानना चाहूँगी कि कई बार हमारे जैसे युवा वर्ग है स्थापना तो कर लेते हैं अपने व्यवसाय की, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी समस्याएं आती है। जैसे अब उत्पाद को बेचने का तरीका है वो नहीं आ रहा है, तो इस तरह का कोई मार्गदर्शन उसके बाद भी दिया जा रहा है अपनी योजना के अंतर्गत? हाँ, मार्केटिंग के लिए सर्वप्रथम तो KBIC अपने स्तर से ही बहुत सारे प्रयास करता है जी। हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर के नेशनल लेवल तक की एग्जीबिशन लगती है जिसमें कि करोड़ों की सेल होती है। अभी आप सबने देखा होगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय मनोज कुमार जी और उन्होंने इतना बड़ा प्रयास, इतना बड़ा आयोजन किया खादी के लिए IITF में प्रगति मैदान में, करोड़ों की सेल हुई और बहुत सारे लाभार्थियों को पूरे भारत देश से गए। उसमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से भी जुड़े हुए लाभार्थी गए हुए थे। तो ऐसी बड़ी प्रदर्शनियों में वहाँ पर उनको स्थान दिया जाता है, वो अपने उत्पादों का विक्रय करते हैं, साथ ही साथ वहाँ से नए नए ग्राहक उनके साथ जुड़ते हैं। तो ये एक माध्यम होता है।
दूसरी हमारी भी राज्य स्तर की भी प्रदर्शनी लगती रहती हैं। हम अभी यहाँ पे प्रदर्शनी बजाज नगर में ही चल रही है, खादी ग्रामोद्योग आयोग की, हमारे संस्था संघ ने लगाया हुआ है। उसमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से जुड़े हुए, खादी से जुड़े हुए, ग्रामोद्योग से जुड़े हुए बहुत सारे कार्यकर्ता और कारीगर अपने सामान लेकर के आए हुए हैं। साथ ही साथ हमारे भवन हैं, जो भवन है जैसे हमारा यहाँ पर जयपुर में और जोधपुर में KBIC का अपना भवन है, साथ ही साथ खादी संस्थाओं के करीब 4000 भवन हैं। तो यहाँ पर भी जो उद्यमी हैं अपना सामान ले जाकर के रख सकते हैं, उनको अपनी दुकान खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमारे भवन में वो जो ला करके रखते हैं, हम उनसे कोई रेंट नहीं लेते। कुछ ऐसा नहीं होता कि आप यहाँ सामान रखेंगे तो आपको रेंट देना पड़ेगा या इसका ये प्रोविजन होगा। वो प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम से जुड़ा हुआ उद्यमी है, वो अपना सामान ला करके रख सकता है और जब उसका कंसाइनमेंट बेसिस पे होता है तो जितनी सेल होती जाती है उतना पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो मतलब स्थापना ही नहीं बल्कि आगे भी मार्गदर्शन हमारे और उनका सहयोग पूरा सरकार इस योजना के अंतर्गत अपने युवा वर्ग का कर रही है। तो बिल्कुल हमारे जो रोजगार हैं वो अपने युवाओं को मिल सकेगा और वो अच्छे से उसकी स्थापना और आगे भी उसे बढ़ा सकेंगे। तो बहुत अच्छी जानकारी आज हमें PM-EGP योजना पे डॉक्टर साहब ने दी। तो डॉक्टर साहब आप आए, इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार।